अस्सलाम वालेकुम। बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। बड़े बड़े सूरमा जंग इस वजह से हार जाते हैं क्योंकि वो ताकत खो देते हैं, और जंग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो बर्दाश्त खो देते हैं। और अपने कबीले के सरदार होना, तुम पे थप्पड़ वाला चेहरा लेकर जाओगे। खुदा की कसम, सरदारी तो क्या, चौकीदारी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हंसते हंसते उसे खांसी का दौरा पड़ा, मगर वो हंसता रहा। जरकीब दम साधे उसे तक रही थी। मैंने कहा है हंसना बंद करो सुल्तान सिफदर। उसकी आवाज़ हड्डियाँ चटकाने जैसे सख्त थी। चेहरा सुर्ख हो रहा था, हाथ की नसें उभर कर बाहर आने लगी थीं। मुकाबिल को अगर मात देनी है तो मेक देम लूज देयर पेशेंस। गुस्सा गालिब आएगा तो सिर्फ गर्दन की नसें सख्त नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारे हरीफ की एक परफेक्ट प्लान को खींचती रस्सी भी सख्त होगी, ज़रूरत से ज़्यादा सख्त। और ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आने पर सिर्फ उसके हाथ नहीं लरजेंगे, वो प्लान की सख्त रस्सी भी उस लरजते हाथ से छूट जाएगी। और यहाँ होगी तुम्हारी जीत, क्योंकि जहाँ गुस्सा आ जाए वहाँ खेल सिर्फ एक फरीक के हक में जाता है। वैसे एक बात बताओ, वो अपनी हथेली पर जोर देते हुए उठने लगा। साथ करहा रहा था। ज़रा सी जद्दोजहद के बाद वो उठ बैठा। दिलचस्पी से अपने सामने पच्चों के बल बैठा जबल खान को देखा। सरदार बनाने के लिए तो कबीले के लोग इकट्ठा होते हैं ना, तुम्हें सरदार बनाने के लिए कौन से नामर्द इकट्ठा हुए थे? जबल का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हुआ, जबकि वो कहते हुए गर्दन पीछे फेंक कर एक बार फिर से हंस पड़ा। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। हंसना बंद करो। क्यों, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मानना चाहते हो मुझे? आओ मारो, या फिर नहीं है गैरत? गुस्सा आ रहा है जबल? हंसना बंद करो। तुम्हारी गर्दन से खून तेजी से बह रहा है। जल्तान की हंसी लम्हे के 1000वें हिस्से में थम गई थी। हंसने और उसके गर्दन की हरकत से उसका खून वाकई रवानी से बह रहा था। जबल अपनी जगह से उठा। तुम सियासत कर रहे थे मेरे साथ और मैं तुम्हें स्टडी। उसके अल्फाज चाबुक की तरह जल्तान के चेहरे पे लगे। तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही तुम्हें इस कैफे से उठा कर ले आया? 7 माह, पूरे 7 माह मैंने तुम्हें, तुम्हारे अंदाज, तुम्हारे पैटर्न स्टडी किए हैं। तुम लोगों को मुझे जानते हुए 7 घंटे भी नहीं हुए होंगे, लेकिन मैं पूरे 7 माह से तुम्हारे एक एक अमल पे नज़र रखे हुए हूँ। वो कुर्सी पर आकर बैठा। बड़ी फुर्सत से और कमीनगी से जल्तान उसकी साथियों को देखा। मैं होमवर्क करके आया हूँ। वो मुस्कुराया था, मगर कोई उसके साथ मुस्कुरा न सका। हर एक अपनी अपनी जगह साकित। अगर सुल्तान सिफदर का दिमाग उस आदमी के सामने रद्दी था तो फिर वो बाकी लोगों को किसी खाते में नहीं आते थे। 1 माह कबल रोज़गढ़ तुम तारीख कमरे में वाहिद रोशनी स्क्रीन्स थी जो दीवार के निस्फ में थी। 1 नहीं, 2 नहीं, ढेर सारी स्क्रीन। उनके ऐन नीचे लंबी मेज़ और उस मेज़ के सामने रखी कुर्सी पर कोई बैठा था। उसकी सुरमई आंखें रोशनी पे पड़े मुख्तलिफ रंगों में मनअक्श होती थी। वो स्क्रीन के चौखट्टे पे चलती अपनी 5 लोगों की तस्वीरें देख रहा था जिन्होंने बहुत जल्द उसका मेहमान बनना था। दफ्तर दरवाजे पे आहट हुई। एक लावली सा जवान अंदर आया। वो कुछ कहते कहते रुका। उसकी नज़र स्क्रीन पर ठहर गई। उसके लबों को एक अजीब सी पुरस्कार मुस्कुराहट ने छुआ। फ़र्ज़ करो अगर इनमें से कोई मर जाए तो वो कौन होगा? नवारद कुछ सोचते हुए बोला। सुरमई आंखों वाले मर्द स्क्रीन से निगाहें हटाई। मैं इन्हें मारने के लिए नहीं ला रहा, वो हमारे मेहमान होंगे। उसने एक लम्हे का ताक़ुफ़ किया, फिर अपनी कुर्सी को ज़रा सा मोड़ा। अब उसकी रोशनी उसके ज़हनी रुख पे पड़ने लगी थी। आधा वजूद अंधेरे में था, आधा रोशनी में। यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे, है ना? नौराद ने सर हिलाया और हल्का सा मुस्कुराया। उसकी बात से बेखबर की। बहुत जल्द वो अपनी बात से ऐसे मुकरेगा कि तारीख याद रखेगी। वो चला गया। वक्त गुजरा और शाम का पहर आ गया। दीवार पे लगी ढेर सारी स्क्रीन्स पे उस वक्त 4 मुख्तलिफ लोगों के घर के वर्क प्लेस कैफ़े की फुटेज चल रही थी। स्क्रीन्स के आगे 3 से 4 लंबी कुर्सियां रखी थी और उन्हीं कुर्सियों में से एक पे इस वक्त जबल खान बैठा था। उसकी आंखों में इस वक्त कोई जज्बा नहीं था। वह एकटक स्क्रीन को तक रहा था। स्क्रीन पे एक मंजर था। सियाह बालों वाली लड़की सफ़ेद जोड़े में मलबूस सियाह कोट बाजू पे लटकाए तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी। लोगों के रश को चीरते हुए मोबाइल एक कान से लगाए संजीदगी से दूसरी तरफ बात सुनते हुए वो कोर्ट की राहदारियों में खड़े लोगों को खुद को देखने पर मजबूर करती थी। तुमने कुछ सोचा है हम इन सबको एक साथ कैसे लाएंगे? दरमियानी कुर्सी पे बैठे लड़के ने एकदम गर्दन उसकी तरफ मोड़ी। जबल ने स्क्रीन पे जमा रखे एजेंट उन्हें
इकट्ठा करेगा, किस तरह ये उसका काम है, हमें लोकेशन मिलेगी और हम तुम्हें एजेंट पे इतना यकीन क्यों है? वो उनका ही दोस्त है। हाँ ठीक है, उसके बाप ने उसे हमेशा हक के साथ रहना सिखाया है, लेकिन हम बाप की वजह से बेटे पे एतबार नहीं कर सकते, कम से कम मैं नहीं कर सकता। उसने हाथ उठाते हुए ऐलान किया। जबल अब स्क्रीन को तकता रहा। कुछ था वहाँ, कोई ताल्लुक सा, कोई कशिश सी। नजरें फेर लेना उस दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा। मेरी बात दोबारा मत काटना बिल। आखिर उसने स्क्रीन से नज़र हटा ली, कुर्सी को घुमाया। अब उसका मुकम्मल रुख उस लड़के की जानिब था। 5 लोग, इन 5 लोगों को तोड़ना, जोड़ना या फिर एक जगह से साथ लाना आसान नहीं था। वो उठकर खड़ा हुआ, दोनों हाथ पुश्त पे बांधे और स्क्रीन के सामने खड़ा था। हर महल के 4 रेस्टोरेंट होते हैं, 4 सितून होते हैं, स्टोन होते हैं और एक छत। चाहे महल अंदर से कैसा भी हो, छत और स्टोन उसे बाहर तबाही से बचा सकते हैं, और अगर एक स्टोन निकाल दो तो महल गिर जाएगा। आपके दाएं कोने वाले लड़का बोला। जबल ने सर को खैफियत से जंबिश दी। मगर महल का दूसरा स्टोन तामीर करने में वक्त ही कितना लगता है? उसने नज़रें दोबारा स्क्रीन पर जमा ली। 2 कोने, 2 मर्द, जबर जल्तान दूसरे कोने और जरखिफ सादान। उन चारों लोगों को देखे गया। 4 टारगेट थे और 5वां स्टोन छोड़ के मैंने 5वें चीज़ पे गौर किया है और मुझे मालूम हुआ कि छत का घर सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है, जो धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी से बचाती है। उसके नज़रों में ढेर सारे सिफाकी उतरने लगे। सो मैंने सोचा है छत छीन ली जाए। तुम जानते हो इन सब में छत कौन है? वही जो इस वक्त स्क्रीन का हिस्सा नहीं है। दरमियानी कुर्सी वाले लड़का बोल उठा। जबल के होठों को कोने से हल्की सी मुस्कुराहट में ढले। मैं अपने राज खुद से भी नहीं कहता, बस ये जान लो, छत तहफ़्फ़ुज़ देती है, धूप से जल कर छाँव बख्शती है, ठंडी ठार बारिश सह कर अपने वासियों को गर्माहट बख्शती है। उन सब में छत कौन है? हसन सुल्तान। वो दोनों बैक वक्त बोले। जबल खामोश रहा और खामोशी से वापस उसी जगह पर बैठ गया। लम्हे मिनट में बीत गए, मिनट घंटों में। आसमान से नीले बादल रुखसत हुए और रात की स्याही ने सारे को अपनी लपेट में ले लिया। रोज़गढ़ की सारी तारीकी को लताड़ कर, कई गलियों के चक्कर काट कर वापस उसी कमरे में जहाँ स्क्रीन का राज था आओ तो जबल खान उसी स्क्रीन के सामने उसी मंजर को बार बार तक रहा था। बाकी स्क्रीन पे भी अब वही चेहरा था। कहीं वो कैफ़े से बाहर निकल रही थी तो कहीं वो चाय का कप हाथ में लिए मुस्कुरा रही थी, कहीं वो उदास थी, कहीं संजीदा। जबल अजलाल खान को उसका हर नक्श दिल पे गड़ता महसूस हुआ। अपनी 26 साला ज़िंदगी में उसने आज तक किसी औरत को इतना खूबसूरत नहीं पाया था। वो वाकई खूबसूरत थी या उसे लगती थी, वो फैसला नहीं कर पाया। दफ्तर दरवाजे पे एक आहट सी हुई, एक मायूस सी आहट। जबल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न चौंक कर स्क्रीन पे चलते मंजर से नजरें चुराई। उसके जज्बात में सदाकत थी, अब फिर वो उन्हें छुपाता क्यों? यारा जबल खाना सर पे जालीदार टोपी वाले जमाए, आंखों में नींद खुमार लिए बहराम उसके अकब में खड़ा था। रात के 10:30 बज गए हैं, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? वो सुबह वाले दौरे के बाद अब वापस आया था और जबल हुनूस वहीं था। काम, उसने एक लफ्जी जवाब दिया। और यहाँ काम सिर्फ ये लड़की कब से हो गई? आखिरी इत्तला तक हमारा काम बाकी 3 मर्दों से भी था। काफ़ी देर तक उसने कोई जवाब न दिया तो बहराम को तशवीश हुई। वो जबल के अकब में आकर रुका और दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे और फिर ज़ोर से दबाया। जबल ने इस सुकून से आंखें मूंद ली। वो मजबूत हाथों से यूं ही उसके कंधे दबाता रहा। जब तक दिमाग से करोगे तब तक काम होता रहेगा, और जब इस खाना खराब दिल को बीच में लाओगे तब काम रोग बन जाएगा। जबल खाना, उसने कंधे दबाते हुए मायूस अंदाज में पुकारा। तो जबल मुस्कुराया। खुद को रोग मत डालो, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। उसके लहजे में बेबसी थी। जबल ने उसके दोनों हाथ कंधों से गुजार कर अपने हाथों में लिए, यूं कि बहराम थोड़ी उसके कंधे से टिकाई। अब उसके हाथों को आंखों से लगा रहा था, फिर बारी बारी उनको चूमा। जो मुझे हो गया है ना, उसका इलाज सारी दुनिया के पास नहीं, तुम खुद को इल्ज़ाम क्यों देते हो? वो नरमी से बोला, फिर उसका बाजू एक तरफ से घुमा कर उसे अपनी सामने वाली कुर्सी पर बैठाया। तुम अच्छा खासा बेशरम हो गया है, छोटे भाई के सामने अपने इश्क का जिक्र करते हो। वो नरूठे बच्चे की तरह बोला। जबल हंस पड़ा। उसकी हंसी दिलफरेब थी, यूँ जैसे कोई मुद्दतों बाद कोई आस बर आई हो।
तुम भी तो मेरे सामने अपनी मंगेतर का जिक्र करते हो, बल्कि मुलाकातें करते हो। वो तो हक हलाल की मंगेतर है। 3 माह बाद शादी है मेरी। तुम्हें तो ये लड़की 3 सालों में भी नहीं मिलेगी। वो रवानी में कह गया था, मगर एक लम्हे लगा था और जबल खान का चेहरा तारीख हो गया था, बिना चांद के अंधेरी रात की तरह। तुमको बुरा लगेगा, लेकिन जबल खान, हकीकत को तुम नहीं बदल सकते। मैं बदलना भी नहीं चाहता। तुमने शायद गौर नहीं किया कि मैंने किया है। उसकी आंखों में ज़ल्तान सिफदर का चेहरा है। बहरान को ताफिस सा हुआ था। क्या मालूम तुम्हें गलत फहमी हुई। मैं जहाँ जिस कुर्सी पे बैठा हूँ वो गलत फहमियों और गलतियों की गुंजाइश नहीं निकालती। गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठा। खैर, कल एजेंट को बुलवा लेना और रात के वक्त बरादरी के लड़कों को भी। मेरे पास मंसूबा है। उसने आगे बढ़कर चंद बटन दबाए। स्क्रीन तारीख हो गई। कमरे में अब हल्की सी रोशनी थी। अब उस लड़की के बगैर भी ये काम कर सकते हैं जबल। ये सुलझा हुआ ठहरा सा लहजा है। बहराम कोई और था। जबल खान उसे वजाहत तलब नज़र से देखता रहा। न जाने क्यों, मगर मुझे लगता है अगर वो यहाँ आ गई तो तुम जज्बात से काम लोगे। तुम्हें मेरी फिक्र है? नहीं। वो तुरंत बोला, मुझे इलाके की फिक्र, मुझे ज़मीन की फिक्र है, मुझे दाजी के लोगों के वादे की फिक्र है। वो उठा और जबल खान के सामने आ खड़ा हुआ। जबल खान उसे यूँ देख रहा था जैसे पहली बार देखा हो। बहराम इतना बड़ा कब हुआ? जज्बात दिमाग है, तख्त खा जाते हैं। वो अपने बड़े भाई को अपने कद और उम्र से बड़ी बातें बता रहा था। जबल को समझ ना आया कि उसे क्या तसल्ली दे, क्या वो मोहब्बत से 10 बारी का झूठ कहे। मुझे मेरी जज्बात पे इख्तियार है बहराम। वो मेरे लिए मेरी हरीफ की तरह आएगी और वो सियासतदान रकीब की तरह। वो तरकीब बोला, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूँ? मैं शराकत चाहता हूँ, क्योंकि तुम मानो या ना मानो जज्बात तुम्हारे दामन में चिपट चुके हैं। दामन झटक लेने से तुम आज़ाद नहीं हो जाओगे। क्या तुम्हें तख्त की तलब है? जबल पूछ रहा था। तंज कोई रमक उसके लहजे में नहीं थी। हमको जिस दिन तख्त मिला उसी दिन उसका कासा पलट देगा। वो हंसकर बोला। जबल मुस्कुरा भी न सका। गुस्से का तेज आदमी है तुम जानते हो। हमको शराकत चाहिए। जिस वक्त तुम कमज़ोर पड़ने लगो, चार्ज हमारे हाथ आ जाए, फैसले का इख्तियार हमारा हो, और मुझे यकीन है तुम इस वक्त ऐसा वक्त नहीं आने दोगे जब फैसला बहराम खान को लेना पड़े। तुम मुझे इम्तिहान में मुब्तला रखना चाहते हो ताकि मैं कमज़ोर ना पड़ूँ। और फ़र्ज़ करो अगर मैं कमज़ोर पड़ गया, उसके अंदर तक उतरना चाहता था। तुम नहीं पढ़ोगे, मैं जानता हूँ। जब फैसले के इख्तियार मेरे पास आएगा तब तुम अलर्ट रहोगे। तुम्हें रहना चाहिए जबल। वो उसका कंधा थपथपाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तुम इतने बड़े कब हो गए बहरान? वो वाकई जाना चाहिए। वो दरवाजे पे रुक गया। आंखों में करचियाँ से उभरी, चेहरे पे खंजर सा साया था। 5 साल था जब से सुन रहा हूँ हमारा पैसा कोई ले गया, हमारी ज़मीन जब्त हो गई है। बड़ा तो मैं 16 साल की उम्र में हो गया था जब दास जी ने कहा था कि वो सुकून से नहीं मर भी नहीं सकते। उनके दिल पे बड़ा बोझ है। उसकी आवाज़ आंसुओं की बोझ से भारी होने लगी थी। जबल ने होंठ भींच लिए। तकलीफ थी। उनका दिल भारी था क्योंकि उन्होंने अपने लोगों से किया वादा पूरा नहीं किया था। लेकिन उस रोज़ मैं 16 साल का बहराम नहीं रहा था। 14 साल पहले मैं बड़ा हो गया था। तुमने शायद गौर नहीं किया। वो कहकर रुका नहीं तो वो पल भर में वही दरवाज़ा पार कर गया। जबल खान आज अंदाज़ा हुआ कि 14 साल पहले अपनी उम्र से बड़ी मुसाफत तय करने वाला वो अकेला नहीं था। रोजगढ़ में कई बहराम और जबल खान थे, मगर अब और नहीं। अब बस दहर बाब इंसाफ के बाब खोलेगा, उन्हें यकीन था। मौजूदा दिन 8 जनवरी सुबह 6 बजे। तहखाने में गंभीर खामोशी का राज। जबल खान कुर्सी पर बैठा था और अगर नज़र उठाकर देखो तो उसके साथ दोनों नक्शों का इजाफा भी हो चुका था। कांसी रंग के मखमल की जोड़े के ऊपर बड़ी सी सियाह साल पहने शहद रंग आंखों वाली ढेर सारी संजीदगी लिए कहानी का गुमशुदा किरदार थी। वो हिंजिला अहमद जई थी और उसके हाथ में फर्स्ट बॉक्स था। उसका सिफाक चेहरा हर किस्म के तासरात से आरी था। 3 साल कबल वो चेहरा मुख्तलिफ था। सादान ऐन उसके कदमों के करीब बेहोश पड़ा था। उसके माथे पर जमा हुआ खून, उसका सर से खाली जिस्म, खंजिला की खाली खाली आंखों ने उसे देखा और झुककर उसकी दूर फटी शर्ट उठाकर उसके ऊपर डाल दी। उसका जिस्म छिप गया।
उसका साथ एक लड़का भी था, 30 साल के करीब उम्र। तासुरात उसके भी बहराम से मुख्तलिफ न थे। हाथ में उसके भी मेडिकल किट थी। जबल अब उन दोनों को तारीफ करवा रहे थे, ये मेरी बहन है, डॉक्टर बनने वाली है। हाँ, बनी नहीं है अभी, लेकिन तुम लोगों का इलाज कर सकती है। और ये, उसने मर्द की तरफ इशारा किया, ये मेरा कज़न है। 4 साल पहले इसकी मेडिकल की पढ़ाई मुकम्मल हो गई और ये प्रोफेशनल है, फिक्र मत करो। तसल्ली देते हुए उसने बहराम को इशारा किया। वह नीचे फर्श पे गद्दा लगा रहा था। साथ उसने सादान को किसी बेहद हल्की सी शय की तरह उठाकर गद्दे पे पटक दिया। फिर जबर को सहारा देकर गद्दे के दूसरे कोने पे बैठा हसन की ओर बढ़ा तो उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। वो खुद बड़ी दिक्कत मुश्किल से उठा और बाजू की टेस सी उठी। उसकी आंखों में बाकायदा पानी भरने लगा। मर्द को दर्द हुआ था। ज़ल्तान, तुम यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ, ज़रकीब बड़ी फिक्रमंदी से कह रही थी। मैं उनसे कहती हूँ कि सबसे पहले तुम्हें देखें। वो उसके पास बैठी, एक हाथ उसका चेहरा एक तरफ मोड़ा और अब उसकी गर्दन पे लगे जख्म को मुआयना करने लगी। ज़ल्तान पुरसुकून सा उसके सामने बैठा था, यूँ जैसे बरसों का बीमार हो, बिलाखिर उसे तबीयत मिल गया हो। तबीयत भी वो कि जिसकी छूने से हर जख्म मंदमल हो जाए। मैं ठीक हूँ ज़रकीब। उसने चेहरा मोड़ना चाहा, मगर एक बार फिर हाथ से उसके चेहरे का रुख मोड़ गई। जबल खान अपनी जगह से खड़े उन्हें देखता रहा। उसे महसूस हुआ जैसे किसी आग के लावे ने उसकी आंखों से उसके दिल तक की शरीयत की और एक लम्हे के अंदर उसके दिल को खास्तर कर दिया। खाक, ठीक हो तुम? अपनी हालत शीशे में देखोगी तो खुद को पहचान नहीं पाओगी। ऐसी हालत तो कोई किसी इश्तिहारी मुलजिम की भी नहीं करता। उसका दिल एक बार फिर भर आया। तुम्हें दर्द हो रहा है ना? जिस एंगल पे तुमने मेरी गर्दन पे रखी है वहाँ दर्द भी होगा और खून भी बहेगा। वो बेहद संजीदगी से बोला तो ज़रकीब को हौल उठा। उसने फ़ौरन ज़ल्तान के चेहरे का रुख वापस अपनी सिमत मोड़ लिया। ये लैला मजनू पार्ट 2 शूटिंग कब तक चलेगी? बहराम ने उन पे चोट की। खिंजिला, उसका इलाज पहले करो। यह खबीस आदमी हमारे साथ चलेगा। उसके इलाज की ज़रूरत नहीं, ये हमारे साथ ऐसे ही जाएगा। जबल खान के अगले ऐलान पर ज़रकीब ने चौंक कर उसे देखा। ज़ल्तान ने बस एक सरसरी निगाह उस पर डाली। उसकी आंखें जल रही थी। चलने के काबिल हो या इलाज की ज़रूरत? मैं चल सकता हूँ। जख्मों से चूर बदन के साथ वो उठ खड़ा हुआ, यूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम उसे अकेले लेकर मानना चाहते हो? जो बात करनी है यही करो। हसन सुल्तान की संजीदा आवाज़ पर जबल ने गर्दन तिरछी करके उसे देखा। मानने के लिए तो यहाँ भी कोई रोक नहीं सकता। उसने बिगाड़ देखे बहराम को मुखातिब किया। मैं तुमसे बहुत मायूस हुआ हूँ बहराम, तुम उसका मुंह तक बंद नहीं करवा सके। बहराम झपटने के अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा और उसे बाजू से खींचकर उठाया। पूरे कमरे में उसकी दिलखराश चीख गूंजी। ये वही हाथ था जिस पे गोलियां लगी थी। जब तक हमारी बात होगी तुम में से किसी को हाथ नहीं लगाओगे, वरना मैं तुम में से या तुम्हारे किसी आदमी से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता। ज़ल्तान सिफदर बेलचक लहजे में बोला। जबल ने सर हिलाया और बहराम को इशारा किया। बैरिस्टर साहब को अलग से रखो, बाजू की पट्टी करवाओ, इंजीनियर साहब को भी होश लाओ और सिफाफी को भी, अभी हमें इनकी ज़रूरत है। कहते हुए उसने दूसरे लड़के को इशारा किया। वो सर को खम देता हुआ आगे आया। ज़ल्तान के हाथ उसकी पुश्त पे ले कर कंधों पे अपनी मज़ाहमत नहीं की। वो उसकी पुश्त पे धक्का देते हुए अब उसे अपने साथ ले जा रहा था। ज़ल्तान खामोशी से चलता रहा। उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। दहर का ये नया खुलने वाला बाप अपने साथ मसाइल लाया था, ऐसे जिनके हल ज़ल्तान सिफदर के पास फ़िलहाल नहीं थे। थोड़ी देर के बाद तहखाना हुसूस में बढ़ चुका था। एक तरफ सादान और हसन थे, दूसरी तरफ कोने में ज़रकीब और ज़बर। मर्द डॉक्टर सादान के सीने की गिर्द बाजू के ज़ख्मों को धोकर उन पे मरहम लगा चुका था और एक शर्ट पहना दी थी। खिंजिला हसन के बाजू की पट्टी मुकम्मल करके हटी और अब उसे सादान के चेहरे को साफ करना था। उसके माथे पे भी अच्छे खासे ज़ख्म थे। यकीनन ये बहराम का काम था। उसको बेख्तियार अपने भाई पे गुस्सा आया। सादान थोड़ी देर कबल ही सीने पे लगने वाली दवा की जलन से होश में आ चुका था, मगर नीम गनूदगी में था। आंखों के आगे मंजर धुंधले पड़ रहे थे। हिंजिला ने यूं ही दवा डोबी रुई उसके माथे पे मिस किया। सादान ने धीरे से आंखें खोली। उसे दर्द हुआ था, मगर मंजर अब भी धुंधला सा था। उसके सामने कोई लड़की थी, उसका चेहरा वाज़ेह नहीं देख सकता था। हिंजिला खामोशी से ध्यान से उसके माथे की जख्म साफ करती रही और नीम धुंधली नजरों से देखता रहा।
कई बार सादान ने उसका हाथ झटकने की कोशिश की, मगर बेसुध। उसके हाथ में इतनी सुस्त न थी। वह अब उसके माथे पर बैंडेज लगा रही थी। सादान की आंखें मुकम्मल हवा हुई तो जो चेहरा उसके सामने था, वह एक लम्हे के लिए सांस नहीं ले सका। आंखों के आगे धुंधलाहट छाने लगी। 3 साल जिस शराब के पीछे भागता रहा, वो दहर की इस बात के पीछे हकीकतन उसके सामने थी। क्या ये कोई ख्वाब था? वह सख्त बेयकीन था। उसने आंखें छिपक कर खोली, फिर आंखों को मसला। हर बार की तरह मंजर तब्दील नहीं हुआ तो मंजर वही था। वो दम साधे सांस लिए बगैर उसे देखेगा। पलक झपकना, सांस लबों पे लगा, कुफल तोड़ना, सब जहन से रफू हो गया था। अगर ये ख्वाब था तो उसे हकीकत से खौफ आया। अगर ये हकीकत थी तो ख्वाब से ज़्यादा खूबसूरत। वो उसके चेहरे की जख्म साफ कर रही थी। आंखों में बेअनाई अंदाज में गैर शनाशाई सी थी। सैयद सादान शाह के लिए ये लम्हा फिर भी जन्नत सा था। क्या वो मर चुका था, या फिर कभी कभार ज़िंदगी में भी जन्नत मिल जाया करती है? हानि। उसके लबों से धीरे से बगैर आवाज़ के एक लफ्ज़ बरामद हुए। अंजिला की संजीदा तबसरात में कोई दरार न पड़ी। हानि, ये तुम हो? उसकी आवाज़ कहीं बहुत दूर से आती थी, ऐसी आवाज़ जो कई सालों से सैराब न हो सकी हो। इस वक्त उसकी आंखों में शहर तस्लिमात की सारी रोशनियां अगर ठहर गईं। हानि, कुछ बोलो, क्या ये वाकई तुम हो? उसने अब जवाब भी नहीं दिया। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम जानती हो। अगर इर्द गिर्द बेनियाज आवाज़, धीमी थी निगाहें बेकरार। उन लोगों ने तुम्हें भी अगवा किया। उसने अब की सीधा होकर बैठने की कोशिश की, मगर जख्म जल उठे। हानि, तुम कुछ बोलो भी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छोड़ कर देखने की कोशिश की, मगर एक जनाटेदार थप्पड़ उसकी 14 तबक रोशन कर दिए। चेहरे पे हाथ लिए बेयकीनी से अपने सामने खड़े बहराम को देखे गया। वो कब आया? खाना खराब तबीयत माँ बहन जैसी होती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बहन है वो, हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारी। वो अब उस पर गुर्रा रहा था। खिंजिला कुछ कहे बगैर अपना समेटने लगी। साधारण हक्का बक्का उसे तक रहा था। उसका अंदाज रोबोटिक सा था। वो अब जबर की ओर बढ़ रही थी। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि मुझसे मिलने के लिए मुझे किडनैप करवा लिया। फ्रेंच जबान में कहे हुए उन अल्फाज ने जहाँ खिंजिला के कदम जंजीर किए थे, वहीं बरहाम के माथे पे बल पर। ये किस जबान में बात कर रहे हो तुम? ये किडनैपिंग में भी इसको सुकून नहीं है। सादान तो बात ही अलग है इसकी। उसने एक जोरदार थप्पड़ मुक्का मुंह पे जड़ा। खबीस इंसान, पहले बात करने दो, फिर मान लेना। वो बिगड़ कर बोला। यहाँ बात शुरू करता हूँ, यहाँ तुम्हारा हाथ उठ जाता है। तमीज़ है तुम्हें? 2 लोगों को बात करने दो या नहीं? 3 साल बाद मिले हैं हम यार। कोई स्पेस होती है, कोई तमीज़ होती है। वो बोलने पे आया तो बोलता चला गया। जबर हसन सर की फुहार कोई बेयकीनी से उसे देखता रहा। क्या ये वही लड़की थी जिसके हुसूल के लिए वो 3 सालों से दरबदर था? ये जलील इंसान क्या कह रहा है? खिंजिला बहराम उसकी तरफ मुड़ा। वो गड़बड़ा गई। इसका दिमाग खराब हो गया। अगली बार इसके सर पे मत मारना। बहराम ने समझ कर सर हिलाया, जबकि सादान मुस्कुराए। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? वो अब समझ सकता हूँ। तुम अपने भाई के सामने मुझे थोड़ी पहचान सकती हो। वह अब भी रवानी से फ्रेंच बोल रहा था। खिंजिला के कानों से धुआं निकल रहा था। बदतमीज लड़का। सादान को फ्रेंच बोलता देख बहराम वाकई यकीन कर चुका था कि इसकी ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। उसे ताफिस सा हुआ। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। हानि, ये अल्फाज मुख्तलिफ थे, उसमें एक हद सी थी। उसने अपने सामान जल्दी जल्दी कट में वापस डाले। बहराम की तरफ अपनी नज़र देखा और तेज़ कदम लेती वहाँ से चली गई। सादान तब तक उसे देखता रहा जब तक वो गायब ना हो गई। वो बेयकीनी की कैफियत में था। तहखाने की मौजूद उसके बाकी दोस्तों ने सादान की आंखों में ऐसी चमक आज से पहले कभी नहीं देखी थी। कैद के बाद रिहाई मिलती है, सबने सुना होगा, मगर ये कैद के अंदर कई सालों के घुटन से आज़ादी मिलती है। 8 जनवरी सुबह 6:30 बजे। लकड़ियों के चिरकने की आवाज़, कौवे की गिरती हुई धार, बस ये 2 आवाज़ें थीं जो इस कमरे में मुकद्दस खामोशी और इस्तरास पैदा कर रही थी। सुल्तान सिद्दर बंधे हुए हाथों और उठी हुई गर्दन के साथ उसी जगह पर बैठा था जहाँ थोड़ी देर पहले जरखी बैठी थी। जबल खान केतली ऊंची किए कौवे की धाड़ कप में गिरा रहा था। साथ मेडिकल किट लिए वहीं आदमी खड़ा था जिसे सुल्तान ने तहखाने में देखा था। वह जबल खान को नहीं देख रहा था, वो उसके कमरे के एक एक चीज़ को नक्श कर रहा था। तहखाने से यहाँ आते हुए 1-2 मिनट ही लगे थे। उस कमरे में बैठे हुए उसकी
देखते हुए एहसास हुआ कि ये कमरा रिहाइश के लिए इस्तेमाल नहीं होता है रहा है। उसने यहाँ बैठते हुए जबल खान को दोबारा अपना मोबाइल निकाल कर कुछ देखते हुए पाया था। क्या वो किसी से हिदायत ले रहा था? कौवा या चाय? जबल ने सवाल करते हुए ट्रे में रखे हुए 2 कप उसके तरफ बढ़ाए। एक में चाय थी, दूसरे में कौवा। तुम्हारा बॉस कौन है? सर हड्डियों को चटका देने वाली सवाल पे जबल निगाहें उठाकर उसे देखा। मैं अपना बॉस खुद हूँ। फिर तुम मास्टरमाइंड नहीं हो? ये प्लान तुम्हारा नहीं है ना? इस वक्त वो उसी के अंदाज में लगा था। सच झूठ वो लोगों की आंखों से जानने का आदी था। जबल महफूज हुआ था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसने कौवे की प्याली हाथ में ली थी। साथ डॉक्टर को इशारा किया तो वो सर के कम देते मेडिकल किट से सामान निकालने लगा था। साथ उसने सुल्तान की तरफ हाथ खोल दिए थे, क्योंकि सब प्लान से है, सब फिक्स है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी रिएक्शन, तुम्हारी स्ट्रेटजी, तुम मदारी का वो खेल खेल रहे हो जहाँ तुम्हारे कदम रस्सी में जमे हैं। ज़रा सी भी भूल चूक नहीं। तुम बॉस हो सकते हो, मास्टरमाइंड नहीं, क्योंकि बॉस ऑन द स्पॉट फैसले लेते हैं। मास्टरमाइंड नहीं, वो अपने प्लान से नहीं चूकता। मैंने तुम्हें एक बार फिर ऑन द स्पॉट फैसले लेते नहीं देखा। तुम कह रहे हो कि जो तुम्हें करने को कहा गया है। वो बोलते हुए रुका। डॉक्टर के हाथ से रुई और दवाई ले ली और खुद अपने चेहरे पे मलने लगा। तकलीफ से उसकी आंखों में सुर्खी सी दौड़ जाती थी, मगर यही आंखें वो जबल की आंखों में गाड़े बैठा था। मास्टरमाइंड कौन है? मुझे उससे मिलना है। उसने अपना मुद्दा दोहराया। लेकिन मैंने तुम्हें कहा ही नहीं कि कोई मास्टरमाइंड है। यहाँ सब मैं हूँ, जबल इजलाल खान। क्या तुम्हारा मास्टरमाइंड कोई ऐसे इंसान है जिसके सामने नहीं लाया जा सकता? सुल्तान सिब्दा ने दवा की शीशी मेज़ पे रखी और फिर झुककर रुई को हल्का से भिगोया और अब उसी रुई को अपने होठों के पास थोड़ी के नीचे मल रहा था। या फिर कोई ऐसा जिसे मेरे सामने नहीं लाया जा सकता? तुम यहाँ मेरे सवालों के जवाब देने आए हो। मैं तुम्हारे नहीं, तुम मेरे हॉस्टेज हो, मैं तुम्हारा नहीं। उसने कौवे की घूंट लेते हुए दिलचस्पी से कहा। एजेंट सही कहता था। सुल्तान सिब्दर को मात देना आसान नहीं था। वो खेल के हर दाव पेच से वाकिफ था। वो वाकई सुल्तान था। लेकिन तुम्हें कोई बात करनी ही नहीं है। तुम एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। हमें बारी बारी यहाँ लाना तुम्हारे खेल का हिस्सा है। उसने रुई मेज़ पे रखी। अब रुई को गोले से ताज़ा रुई खींच कर निकाली। जबल बड़े निहाक से उसे देखता रहा। ये तुम हो ही नहीं। मैं लोगों को उनके नाम से नहीं, उनके काम के अंदाज से जज करता हूँ। तुम्हारा हमें यहाँ लाने में, बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बस हिदायत फॉलो कर रहे हो। तुम्हारे काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। सही कहा ना? उसने दूसरी रुई भी वापस मेज़ पे रखी। उस जख्म साफ हो चुके थे। अब वो अपना स्वेटर उतार रहा था। एकदम ही फटों में ऐसी खिंचाव महसूस हुआ कि सुल्तान सिब्दर की रूह तक बिलबिला हुआ, मगर मुंह से बस हल्की सी कराह निकली। उसने आंखें मीच ली। सुल्तान, मुझे तुमसे, तुम्हारे दोस्तों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पोजीशन समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वायलेंस पे यकीन नहीं रखता। जबल कह रहा था और सुल्तान अपने सीने और पसलियों और गर्दन की जख्मों साफ करते हुए खामोशी से उसे सुन रहा था। तुम्हें लगता होगा कि इंतहाई बचकाना अमल है ये, जिसके तहत मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ ले आया हूँ। इतने बड़े ख़ानदान के इतने मशहूर लोग, लेकिन ये सब एक प्लान के तहत हुआ है। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने वाकई एक बचकाना अमल दोहराया है? रुई वाला हाथ हवा में लहराते हुए सुल्तान ने संजीदगी से उसकी बात काटी। ठीक है, हमने वीडियो बना दी। हम तुम्हारे हक के लिए लड़ लिए। फिर क्या होगा? तुम हमें वापस छोड़ आओगे क्या अगर हम वहाँ जाकर अपनी बात से मुकर गए? और क्या हुआ अगर हमने तुम पे अगवाकार पर्चा कटवा दिया? दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। जबल ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। वो वाकई होमवर्क करके आया था। वो हमारा मसला है। तुमसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम तुम्हें यहाँ लाएं क्योंकि तुम इस वक्त नौजवान के लिए मुर्शद का दर्जा रखते हो और बहुत जल्द इक़्तिदार में भी तुम आने वाले हो और मैं इलेक्शन हार भी सकता हूँ। यू नेवर नो। उसने कंधे उचकाया। अब उसने मेडिकल किट से ट्यूब उठाकर अपने हाथ पे निकाली। बल्कि मैं इलेक्शन नहीं भी लड़ सकता। जानते हो ना, कागजात नामजदगी जमा करवाने में मुश्किल 7 दिन बाकी हैं, बल्कि तो शायद 6। 3
नस्लों से तुम्हारा ख़ानदान सियासत में है। अगर आज तक नहीं हारे तो आगे भी नहीं हारोगे। वो अपनी जगह से उठकर आया तो छोटे बड़े कदम लेते हुए सुल्तान के अकब में आ रुका। सैयद सादान शाह के मुंह से निकला झूठ लोगों के सबसे ज़्यादा सच्चा माना जाता है। अगर वो मेज़ की धारी बचकी हुई ट्यूब से कुछ क्रीम अपनी उंगलियों पर निकाल रहा था तो खातून जब कोर्ट में बोलती हैं तो केस चाहे कोई भी जज भी जानते हैं फैसला उनके हक में आएगा। जबल अपनी ट्यूब से निकाला मादा उसकी पीठ पे लगा रहा तो वहाँ काफ़ी जख्म थे। बहराम को कमबख्त अल्लाह पूछे। हसन सुल्तान एक कामयाब बैरिस्टर है। जितनी उसकी सुनी जाती है उतनी कोई अपने बाप की भी नहीं सुनता। और ज़बर शहनवाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मगर वो मुल्क की सबसे बड़ी एनजीओ के साथ मुंसलिक रहा है। यूनिसेफ के लिए काम किया। अहम बात यह है कि वो यूएन के इजलास में शरीक होने वाला है। सो मुंतशिर यह है कि तुम सब इस वक्त मुल्क के सबसे मशहूर भरोसेमंद लोग हो। तुम्हारे अल्फाज मेरे लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। उसने ऑइंटमेंट वाला हाथ पीछे खींच कर लिया। सुल्तान ने बेहश हरकत बैठा रहा। उसे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि कब वो उसके अकब में हमला करेगा। सियासतदान था, अपने जैसों की खुसलत से वाकिफ़ था। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। सुल्तान जबल खान की आवाज़ सरगोशी में बदलने लगी थी। वो अब मेडिकल किट से उधड़े जिस्म जोड़ने की औजार निकाल रहा था। हर औजार को निकालता मुस्तरद करता अपने काम में हूँ। उसे अपने साथियों को समझाओ, उन्हें बताओ कि उन्हें जिंदा लाया हूँ मगर यहाँ से वो वापस उनकी लाश भी जा सकती है। उन्हें मेरी बात ना मानी। बिलाखिर वो एक औजार निकाल चुका था। करीब खड़े डॉक्टर ने उसके हाथ से वो सुई ली जिसमें पे टाँका लगाने वाला धागा डाला और वापस उसकी तरफ बढ़ाई। जबल खान उसका मशहूर हुआ। हम यूँ भी बड़े बड़े इल्ज़ाम भी हैं। एक और सही और रुका बस एक पल के लिए। तुम शायद सही कहते हो, मास्टरमाइंड नहीं हूँ लेकिन जो है मुझसे ज़्यादा सिपाक है, बहराम से ज़्यादा जुनूनी है और तुमसे ज़्यादा कसी है। सुई की नोक को उसके गर्दन पे चुभी तो उसके सारे जिस्म सनसनी दौड़ गई। क्या वो बगैर किसी नशे और अद्वियात के सुल्तान सिकंदर का उधड़ा जिस्म सीने लगा था? मुझे यकीन है कि तुम्हें उन्हें और खुद को समझा लोगे। तुम ज़हीन हो। उसने सुई उसके तरफ से खुली हुई खाल में टिकाई और धागा ऊपर खींचते हुए दूसरी तरफ की खाल से जा मिलाया। है कितना दर्द हुआ होगा भाई। सुल्तान कर रहा, उसे दर्द हुआ था, शदीद दर्द। जख्म पे जोर पड़ने लगा था। अल्लाह जी कम से कम थोड़ा सुन तो कर देते बच्चे को। हाय अल्लाह। खून मज़ीद तेज़ी से बहने लगा था। वह जब कराहे मराहल से गुजरता चुपचाप दर्द सहता रहा। जबल खान किसी माहिर मगर जालिम डॉक्टर की तरह उसके जिस्म पे टाँके लगाता रहा यहाँ तक कि उसका ज़ख्म मुकम्मल तौर पे बंद हो गया। उसने छोटी सी मेडिकल की कैंची खींची, धागा काटा और रुई से उसके गर्दन साफ़ किए। सुल्तान इतराफ़ करना चाहता था मगर उसे इस वक्त भरम न रखना होता तो वो बाकायदा चीख चीख कर रोता। दर्द तो नहीं हुआ ना? वो रुई से अपने हाथ साफ करते हुए सरसरी सा बोला। फटे मुंह तुम्हारे। बिना कोई इंजेक्शन लगाए बेचारे को ऐसे ही सिल दिया और पूछ रहा कि दर्द तो नहीं हो रहा। मेरी अम्मा कहती हैं कि जबल खान का हाथ बहुत हल्का है। कहते हुए वो मुस्कुराया था। साथ सुल्तान को उसका स्वेटर उठा कर दिया। पहनो और मेरे साथ चलो, तुम्हें घर दिखाता हूँ। सुल्तान ने मरे मरे हाथों से अपना हाई नेक स्वेटर उठाया और वापस पहन लिया। उसे अपने जिस्म सुन होता महसूस हुआ था। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम कहाँ हो, यहाँ से निकलना कितना मुश्किल। थोड़ी देर बाद उसने जबल के साथ घर के कई हिस्से और उसके मेहमान की तरह सारा घर दिखाता रहा। 7 राहदारियाँ, 7 कमरे और अगले 7 मिनट बाद वो उसे वापस तहखाने में छोड़ कर गया था। इन 4 असीरों ने 5वें असीर को वापस आते देख कर कुछ था जो उन्हें खटक गया था, कुछ था जो उस एक असीर के चेहरे में बदल गया था। सुल्तान सिकंदर उस चेहरे के साथ वापस नहीं आया था जिसके साथ वो गया था आधा घंटा कबल। जिस वक्त सुल्तान सिकंदर उस गर्म कमरे में बैठा हुआ अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा था, एन उसी वक्त उसी ठंडे तहखाने में 4 लोग खामोशी से बैठे थे। ऊपर को जाते जीनों पे 2 मसला अफराद खड़े थे, ऐसे कि 2 अफराद तहखाने की विस्त में चक्कर भी लगा रहे थे। जीनों के एहतमाम पे दरवाज़ा बंद था और दरवाजे के बाहर भी खड़े लोग मसल थे। हसन सुल्तान की तरफ आओ तो वो बड़े सुकून से पैर गद्दे पे फैलाए कंबल घुटनों पे डाले हुए था। कमर दीवार के साथ टिका रखी थी। सिर्फ वही था जिसके हाथ आज़ाद थे, बाकी सब के हाथ उनके पुश्त पे बंधे थे।
बैराम तहखाने के विस्त में पिस्तौल हाथ में लिए चक्कर काट रहा था। उसे रह रह कर सादान की हालत पे तरस आता था। क्या इतनी ज़ोर से मारा था जो अपनी जहनी तवाज़ुन बिगाड़ बैठा है। इतना बेरहम नहीं था हमारा बहराम। उसे खुद पे गुस्सा आने लगा था। सुनो बहराम खान, हसन अब ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सकता था। वाकई हसन, पुकार लिया, तुम हमें मार तो नहीं दोगे? बहराम के तने हुए तासरात लिए उसकी तरफ मुड़ा। तुमको मार खाने का शौक़ है तो अभी पूरा कर देता हूँ, वो बिगड़ के बोला। साथ आगे बढ़ा कर सादान के ऊपर कम्बल दुरुस्त किया। एकदम उसे माँ की सी ममता महसूस हुई। तो ओ भाई, ये लो साले बहनोई का प्यार शुरू, बस उसे कुछ ना हो जाए। अरे ये मार नहीं, मतलब तुम हमें जान से तो नहीं मारोगे ना? देखो सच सच बताना, झूठे इंसान को जहन्नम में लोहे के जूते पड़ेंगे। उंगली उठाकर उसे वार्न किया। बहराम झूठ बोल देता, मगर लोहे के जूतों के खौफ ने उसे होने न दिया। नहीं मारेंगे। अच्छा है, ये लोग किडनैप हुए हैं कि अपने घर पे बैठे हैं। वो जान छुड़वाने को बोला। हसन ने सुख का सांस लिया और मज़ीद फैल कर बैठ गया। ज़रा सिगरेट देना, ये ठंडी रात पे सुहाना मौसम, मेरा मूड हो रहा है। बहराम ने बाकायदा उसके घूर कर देखा। घूरा तो उसे बाकी दोस्तों ने भी था, मगर वो कमाल महारत से सबको नज़रअंदाज कर गया। तुम सिगरेट पियोगे? शकल से तो शरीफ बाप के बेटे लगते हो। तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें पैदा करते हुए ये नहीं सोचा होगा कि बेटा बड़ा होकर अगवकार बनेगा। वह तिनक कर बोला, गजब खुदा का। हसन से बहस में कोई नहीं जीत सकता, ये तो तय है। अच्छे भली काफ़ी पी रहे थे, हमें उठा कर ले आए यहाँ और कब से मारे ही जा रहे हो। अब 4 सिगरेट क्या मांग लिया? तुम्हारी जान हवा होने लगी। मैं पूछता हूँ, जब तुम्हारा बजट ही नहीं था तो 5 लोगों का अगवा किया ही क्यों? वो बोलने पे आया तो बोलता चला गया। फिर ठहर कर अपने साथियों को देखा, वो उसे ही देख रहे थे। क्या इसकी बैटरी चार्ज हो गई थी? अब तुम लोग भी डरो मत, बहराम भाई ने कहा है ना, जान से नहीं मारेगा। सादान ने उसे यूँ देखा जैसे कच्चा चबा देना चाहता हो। उस सूरत हाल में उसे मजाक सूझ रहा था। हाँ ठीक है, घर जैसा कंफर्ट नहीं है, लेकिन देखो हमें यहाँ गद्दा मिल गया है, कंबल भी है, सब घर जैसा ही है। बस अगर ये वक्तन हमें धोना छोड़ दें। लेकिन यहाँ भी एक रियायत है। उसकी आंखें चमक उठी। ज़बर और ज़रकीब ने एक बेजार निगाह उस पर डाली थी। क्या थी वो रियायत? उन लोगों ने ज़रकीब को कुछ नहीं किया, बस साबित हुआ कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। ओ खुदाया। उसके इस अंदाज में ज़रकीब धीरे से हंस पड़ी। सादान ने जब्त किया। उसी पर हसन ने सामने खड़े बहराम को देखा। सिगरेट मिलेगा या नहीं? माना कि हम हॉस्टेज हैं, लेकिन बार बार मांगना हमें पसंद नहीं। तुम जानते हो मैं किस ख़ानदान से, कोई उसके ख़ानदान का भरम तोड़े। बहराम जब्त कड़े मराहल से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। जीनों पे खड़े मर्द से सिगरेट मांगा। मैं एक वक्त पे 4 सिगरेट साथ पीता हूँ, समझ आई? नई फरमाइश दर्ज करो। अगर उसने सादान की तरफ देखा। और भाई कैसा है? दर्द हो रहा है? सादान ने कोई जवाब ना दिया। मुझे पहले हो रहा था, अब नहीं। मेरा ख्याल है हम आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है ज़बर? उसने गोल सियाह आंखों से ज़बर को देखा। उसने जवाब ना दिया। उसके अल्फाज डॉलर की कीमत की तरह भारी थे। हसन की चलती जबान तक रुकी। जब बहराम ने 4 सिगरेट उसकी तरफ बढ़ाया, हसन ने मुस्कुरा कर सिगरेट उसके हाथों से लिए फिचौक गया। इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास अपने सिगरेट नहीं थे? मैंने छोड़ दिया है, वो बेरुखी से कहकर माचिस निकाल कर तीली जलाने लगा। हुसन की शातिर आंखें चमक उठी। वो आगे को हुआ। क्यों छोड़ा? लड़की के कहने पे? राजदारी से पूछा। ओ भाई, ये किडनैप नहीं हुई, अपने नानी के घर में अपने मामू के बेटे से बात कर रहा है। हसन सुधर जाओ तुम। राजदारी से बहराम ने बगैर कुछ कहे चारों सिगरेटों को एक साथ सुलगा दिया। मुफ्त मशवरा ले लो, ये सिगरेट छुड़वाने वाली चरस पे लगा दी जाती हैं। ए बकवास बंद कर मंगेतर है मेरी। उसके अगले सवाल उसके मुंह में ही रह गए। हसन ने उसे गर्दन से दबा उसके नीचे गिराया। उसकी हथेली पे चारों जलते हुए सिगरेट रख दिए। बहराम तकलीफ से बिलबिलाने लगा। हसन उन्हीं सिगरेट को उसके पुस्त
उसकी पूरी हथेली पे फेरने लगा। ज़रकीब ज़बर मुंह खोले बेयकीनी से उसे देखते रहे। अलबत्ता सादान ने अपनी जगह से उठकर बरक रफ्तारी से अपना घुटना बहराम की गर्दन पे रख दिया। उसका सांस अटकने लगा था। उसके लोग फ़ौरन उसके और भागने, मगर उसकी कलाई अच्छी खासी जल चुकी थी। मुझे मारोगे तुम? हसन सुल्तान को मारोगे तुम? वो गैर इंसानी आंखें लिए उस पर गुर्रा रहा था। बहराम के ऊपरी जीनों पे खड़े साथी भी उसके और भागे। उसकी हथेली को पूरी तरह जला चुका था। बहराम के साथियों ने घसीट के हसन को उससे दूर हटाया था, मगर सादान ने पूरी कुव्वत से अपना घुटना बहराम की नाक पे दे मारा। वो ये सब बस हसन का साथ देने के लिए कर रहा था। उसे यकीन था उसके बाद वो हसन को छोड़ते नहीं है और वो अकेला पिटता रहे। उसे गवारा नहीं था। ओ दोस्त होता ऐसे भाई, ये उसे खुद भी नहीं मालूम था। थोड़ी देर बाद बहराम के लोग उसे छुड़वा चुके थे। हसन और सादान के चेहरों पे 2 से 3 मुक्कों की बरसात भी हो चुकी थी। अब वो दोनों गद्दे पे गिरे हुए गहरी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। ज़रकीब ज़बर उन्हें बंधे हुए हाथों से उनके करीब घुटनों की बला कर बैठे। ज़रकीब को बस नहीं चलता था कि वो उनका गला अपने हाथों से घोंट दे। वो ऐसी संगीन सूरत हाल में ऐसी गैर संजीदगी का मुजाहरा कैसे कर सकते थे? तुम्हारा दिमाग खराब है। वो अब तो नहीं हो गया? वो तुम्हें कितना बुरा मार सकता है तुम्हें अंदाज़ा भी है? वो हसन को डपटने लगी थी। बस मंजर में बहराम हसन को माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा था। उसके साथी बड़ी मुश्किल से उसे संभाल रहे थे। उसका हाथ जल रहा था। ओ खुदाया, उसकी रूह तक जल रही थी। उसके हर गाली के जवाब में सादान 4 गालियाँ मजीद दे रहा था। तो उसने मुझे क्यों मारा? मेरे बाजू पे गोलियाँ लगी थी, लेकिन उसने मेरा पलेस्तर उतार कर फेंक दिया। ये मुझे दोबारा हाथ लगाया, मैं इसे दोबारा मारूंगा। हसन बुलंद आवाज़ में बोला। उसके अंदाज में ज़िद्दपना थी। और तुम्हें लगता है उस पे ये तुम्हारी ज़रा सी मार असर कर जाएगी? ओ बीबी, वो फिल्में होती हैं जहाँ मर्द को दर्द नहीं होता। असल ज़िंदगी में मर्द को सुई भी चुभ जाए तो 10 दिन तक माँ की पल्ली से छुप कर रोता रहे। वो हनूस अपनी ढिठाई पे कायम था। हसन सुल्तान को मारेगा हूँ ना? ज़रकीब उससे आजिज़ आने लगी थी। उसने मदद तलब नज़रों से ज़बर को देखा। जो उन दोनों को समझाओ प्लीज़। ज़बर ने ठंडी बर्फ़ नज़रों से उन दोनों को देखा। जब तुम दोनों का ये प्लान था तब मुझे शामिल क्यों नहीं किया? ओ खुदाया। उसका इशारा अपने कंधे हुए हाथों की तरफ था। अगर मैं भी होता तो हम उन लोगों को चलने जैसा ना छोड़ते। हसन उसकी बात में मुस्कुराया। ज़रकीब ने बेयकीनी से उसे देखा। यानी वो गठबंधन जोड़ना चाहता था। वो उसे यूं ही बेयकीनी से देखती रही, फिर रुकी। वो तीनों एक जैसे ही तो थे इस वक्त। उसे शिद्दत से सुल्तान याद आया। तुम तीनों सुधर नहीं सकते ना? ठीक है, अब पिटते रहो, अल्लाह करे ये लोग तुम्हारी टांगे तोड़ दें। वो गुस्से से कहते हुए वो उठ गई वापस अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ गई। बहराम जख्मी शेर की तरह यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। हाथ पे ऑइंटमेंट लगा ली थी, मगर वो जल रहा था। उसका वाकई दिल कर रहा था कि माँ के पल्लू में छुप कर रोए और कौन सा किसी ने देख लेना था। मगर गज़ब तो ये था कि उसकी माँ अपनी माँ से मिलने गाँव गई थी। दूसरी तरफ हसन अब सीधा उठ कर बैठा, माथे पे बल अब भी थे। ज़बर और सादान भी उसके साथ बैठे थे। गद्दा ना हो जैसे उनके वालिदैन का भेजा हुआ तुर्का हो। टांग पे टांग चढ़ाए तनी हुई गर्दन के साथ वो सामने बहराम को तड़पते हुए देख रहे थे। जब तुम लोगों के अंदर अगवाकारी की बुनियादी एक्ट्रेस तक नहीं थी तो तुम लोगों ने ये काम शुरू क्यों किया? चेहरा संजीदा सवाल सीधा बहराम से, जिसने रुख मोड़ कर अपने गुस्से को कंट्रोल किया। हसन ने अफसोस से नफ़ी में सिर हिलाया। माजरत, मगर इस एटीट्यूड के साथ तुम किडनैपिंग की फील्ड में आगे नहीं जा सकते। तुम्हारा मुस्तकबिल ही नहीं है आगे। एटीट्यूड देखा है इसका? आखिरी बात उसने ज़बर को देख कर पूछी। वो क्या जवाब देता? रोटी की तरह सेक दिया था बेचारे को। हर अगवाकार अपने हॉस्टेस को खाना लाकर देते हैं, तुमने दिया? वो उंगली उठाकर उसकी ज़बर पे उतर आया था। अब हम जैसे खानदानी लोग मांग कर कुछ नहीं खाते, इनका क्या? हो खुदाया, ये लोग जैसे अपने नानी के घर पे आए हों ऐसे हुक्म चला रहे हैं। उसे चुप करवा लो वरना आज इसका लाश जाएगा यहाँ से। बहराम गुस्से से पागल हुआ था। सादान ने एक कमीनी नज़र से उसे देखा था। 10 साल में हम 4 लोग इसे चुप नहीं करवा सके। तुम किस खेत के पास हो? खेत की मूली नहीं होती? हसन ने अपनी जनरल नॉलेज में इजाफा के लिए पूछा। ओह
एक तो इसकी जनरल नॉलेज इतनी ज़्यादा होनी चाहिए ना। हसन तो हसन है, फिर होती होगी, लेकिन इसकी शक्ल है मूली वाली। हो खुदाया। जलकर सावधान बोला। उसी पर बैराम ने आगे बढ़कर उसे एक मुक्का मारना चाहा, मगर हसन बीच में आ गए। ना ना ना, शिद्दत से नहीं, मुंह से बात करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। वो शादान के आगे तन कर खड़ा था, जैसे एक माँ मुर्गी अपने बच्चे को परों में समेट लेती हो। बैराम ना चाहते हुए भी पीछे हो गया। हाथ में जलन बढ़ गई। हमें यहाँ आए हुए 24 घंटे होने वाले हैं और किसी ने हमसे पानी का गिलास तक नहीं पूछा। ऐसे होती है किडनैपिंग। ये हाल है अभी से, तो आगे जाकर क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस फील्ड में तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और भी बहुत कुछ बोल रहा था, मगर बहराम ने उसी पर उसके मुंह में ढेर सारे टेप लगा दी। हसन तड़प कर रह गया और ये वारकारी था। वो गूं गां की आवाज़ भी ना निकाल सका। उसकी आंखें बेयकीनी से खुली रह गई। बहराम हसन सुल्तान के अपने साथियों ने भी उसका मुंह बंद होने पर शुक्र का कलमा पड़ा था। अब वहाँ सुकून था, ढेर सारा सुकून। वो बार बार अपनी गर्दन नफी में हिला रहा था, कोई खोलो इस बेचारे का मुंह। खुदाया।